बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कैफ 2 लेक्चर 47। इस्लामाबाद में इंटरनेट आ रहा है आज? अच्छा, इस्लामाबाद वाले भी लेक्चर अटेंड करें भाई। अच्छा, चकवाल चले जाएं, कहीं जेलम चले जाएं, कहीं चले जाएं, बस क्लासें ना छोड़ें। क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा जी, हमने तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमने टेक्स्ट निकाल लिया था कल, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने न्यूमेरिकल के फॉर्मेट के पास जाना है और न्यूमेरिकल के फॉर्मेट के साथ हमने इस तरह चिमट जाना है जिस तरह शहद की मक्खी सूरजमुखी के, पता नहीं सूरजमुखी के फूल को लिफ्ट कराती भी है या नहीं, अपनी तरफ से भरी जाने। अच्छा, न्यूमेरिकल का फॉर्मेट सारे बबलू पेज 452 निकाल लें। अच्छा जी, क्या हमारा ग्रॉस टैक्स कल निकल आया था अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम? ये बिल्कुल। अच्छा, ये जो है ना फुल टाइम टीचर अलाउंस, फुल टाइम टीचर अलाउंस, ये भी एक टैक्स क्रेडिट है, ये भी एक टैक्स क्रेडिट है। ये आप लोगों ने ना फॉरेन टैक्स क्रेडिट से पहले माइनस करना है। तो अब तरतीब सुन लें। आज सबसे पहले टैक्स आएगा चैप्टर 4 में जाके, फिर आप फुल टाइम टीचर अलाउंस का टैक्स रेट माइनस करेंगे, फिर फॉरेन टैक्स रेट माइनस करेंगे, फिर 61 टू 63 का माइनस करेंगे। लेकिन ये फुल टाइम टीचर अलाउंस को इतना इंपॉर्टेंट टैक्स क्रेडिट नहीं है कि मैं इसे फॉर्मेट में डालता, लेकिन अगर आप शो करना चाहते हैं तो शो कर लें, घर में जाके फिर शो करना मुनासिब नहीं होता, इधर सबके सामने इधर ही शो कर लें। फुल टाइम टीचर अलाउंस आप किस क्लास में एनरोल्ड हो? सुबह वाली में? ऐसा ना किया करो ना, नहीं 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 नहीं, ये आइंदा ना ऐसा करना भाई, जो जिस क्लास में है वो उसी क्लास में आया करें। फुल टाइम टीचर अलाउंस डन हो गया, तो पहले फुल टाइम टीचर अलाउंस माइनस करें, फिर फॉरेन टैक्स रेट माइनस करें, फिर 61 टू 63 का टैक्स रेट माइनस करें। अच्छा, अब मुझे बता दें जी, इस सवाल में फॉरेन टैक्स रेट है या नहीं है? गुड। इस सवाल में एक ही दफा जगह बनवा दें, एक ही दफा, फिर एंड तक मसला होता रहेगा। इधर भी ये बैग थोड़ा सा ना उधर करवा के एक स्टूडेंट की जगह बनवा दें, बस, ठीक है। अच्छा जी, पहले क्या माइनस करेंगे? फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं, पहले फुल टाइम टीचर अलाउंस, फिर फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ना चैरिटी है, ना इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, ना सुकूक्स वगैरह है, तो 61 टू 63 फारिग हो गया। इसके बाद आपका नेट टैक्स आ जाएगा, एनटीआर का आएगा, बिल्कुल आएगा। इसके बाद आप सिक्योरिटीज का टैक्स ऐड करेंगे, माना कि उसकी इनकम नहीं थी बल्कि लॉस था। इसके बाद आप डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्स ऐड करेंगे, वो जो एक फैसलाबाद और पता नहीं कराची वाला को बेचा था आपने, दर बदर को भी उनके दर। अच्छा, उसके बाद आप फाइनल टैक्स को लिफ्ट नहीं कराएंगे क्योंकि डिविडेंड वगैरह इस सवाल में है नहीं। और इसके बाद आपका टोटल टैक्स आ जाएगा। टोटल टैक्स में से डिविडेंड वगैरह का माइनस नहीं करना, आपने एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स काटा हुआ है वो आपने माइनस करना है। कोई टैक्स रेट डिसअलाउ हो नहीं रहा, ये टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट निकल आएगा। तो ये मोटी मोटी को 3-4 चीजें हैं हमारी जो सवाल के अंदर कल रह गई थी। तो लेट्स स्टार्ट विद फुल टाइम टीचर अलाउंस। ये इनका सीक्वेंस यही रखना जरूरी है, सीक्वेंस यही रखना जरूरी है क्योंकि इनके सीक्वेंस के लिए अलग क्लासेस नहीं होंगी। ओके, ऐसी तेरा मेरा जरा थोड़ा बहुत है इसलिए मैं कर देता हूं। अच्छा, तो हाउ ही इज फुल टाइम टीचर अलाउंस? बिकॉज ही इज वर्किंग इन अ रिसर्च इंस्टीट्यूट ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। तो फुल टाइम टीचर अलाउंस है। फुल टाइम टीचर अलाउंस को सैलरी पे टैक्स माफ होते हैं, सारे इनकम्स पे टैक्स माफ होता है, सैलरी पे टैक्स माफ। सो लेट्स माफ हिम द टैक्स ऑन सैलरी। भाई हाइब्रिड वाले आप उनको कह तो रहे हैं साइड पे हो जाओ, लेकिन कल से आप टाइम पे आए तो ये लोग डिस्टर्ब ना हो। इंशाल्लाह नियत कर लें कल से टाइम पे आने की जी। लेस फुल टाइम टीचर अलाउंस, और ये अलाउंस नहीं है असल में, ये अलाउंस ऐसा ही लफ्ज है, ये टैक्स क्रेडिट है। अच्छा, आपको शायद दो बातें याद हो। मैंने कहा था कि जब फुल टाइम टीचर अलाउंस निकालना होगा तो आपने 2 दफा टेबल में जाना है, तो इसका मतलब है एक दफा टेबल में चलेंगे, दूसरी दफा जाना है। और एक और बात किसी को याद हो, और टेबल 2 सिर्फ देखते हैं फुल टाइम टीचर अलाउंस निकालते हुए, क्योंकि टैक्स सिर्फ सैलरी पे निकालना है। तो सैलरी कितनी थी कल? 4045,000। इसको जाके टेबल 2 में देखें।
जी 404500 बता दें कि सीरियल में आ रहा है। इधर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आज आगे बैठ के देखो। चलो खैर है, उधर बैठ लो। 404500 सीरियल 6 में आ रहा है। 3,70,000 जमा 20% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 35 लाख। बट मैंने किसको देखा है? सिर्फ जाके सैलरी को। जी 3,70,000 जमा 20% ऑफ 545,000। ये 545,000 कैसे आया? 4045,000 माइनस, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, 4045,000 माइनस 35 लाख की है। क्या क्या जवाब आया? ये सैलरी पर टैक्स है या ये सैलरी पर टैक्स जो माफ होने वो है? जो माफ होने वो नहीं है, ये सैलरी पर टैक्स है। इसका कितने परसेंट माफ करना है? 25% माफ करना है। अब इसको बड़ी ब्रैकेट में लें और 25% लगाएं। अब बता दें 25% लगा के कितना आया? 119750। ये टैक्स इससे माफ हो गया। जवाब बता दें क्या आ रहा है? टैक्स क्रेडिट देने के बाद 22,557। आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। अब मोहतरम सवाल ये राइज होता है कि न्यूमेरिकल के फॉर्मेट के साथ जोड़ के मुझे बताएं कि अगला कौन सा टैक्स हमने माफ करना है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट या 61 to 63? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। जी फॉरेन इनकम कितनी है? 777,913। फॉरेन टैक्स कितना है? 62233। फॉरेन इनकम भी मिल गई हमें, फॉरेन टैक्स भी मिल गया। फॉरेन इनकम तो कल हमने यहां डाल दी थी। अब फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस करना है, लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट, लोअर ऑफ। अच्छा, दो चीजों में से लोअर ऑफ लेना है। एक वो जो बाहर के मुल्क में आपने फिजिकली जाके टैक्स जमा करवाया वो, या फिर जो पाकिस्तान में इस इनकम पे टैक्स बनता है वो, दोनों में से जो लोअर है। बता दें जी फॉरेन कंट्री में जाके आपने कितना टैक्स जमा करवाया? 62233। अच्छा, अब पाकिस्तान वाला टैक्स कैसे निकालना है? वो बेहतर है कि आपने जब ये टैक्स रेट माइनस कर दिया तो इसी फिगर को पकड़ें, 228,557। अगर मेरा टैक्स है 3376,039 पे, तो बताओ कि मेरा फॉरेन इनकम पर कितना टैक्स है? तो बताओ मेरा फॉरेन इनकम पे कितना टैक्स है? जी बताएं। 52,665। चलें जी, इन दोनों में से लोअर कौन सा है? 5266। आपने कैलकुलेटर नहीं पकड़ा हुआ? नहीं है, मैं मंगवाऊं कैलकुलेटर? आपका मंगवा दूं? कैलकुलेटर मंगवा दूं एक आपको? कहना देना मंगवा दें जी। दोनों में से लोअर 52,665। तो बोलें जी पहले क्या माइनस किया करना है? फुल टाइम टीचर अलाउंस। फिर क्या माइनस करना है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। और फिर क्या माइनस करना है? सेक्शन 61 से 63 वाला टैक्स क्रेडिट। जवाब बता दें। 175,892। ये मुझे जरा बताइए कि जो 175,892 आ रहा है, ये जो आपका टैक्स आ रहा है, ये टैक्स आपका फॉरेन टैक्स क्रेडिट और फुल टाइम टीचर अलाउंस के बाद वाला है? क्या अभी तक सेपरेट ब्लॉक वाली इनकम्स में हमने टैक्स लगाया या नहीं लगाया? इसका मतलब है ये टैक्स स्टिल नॉर्मल रिजीम वाला है, ये स्टिल नॉर्मल रिजीम वाला है। ये वाला टैक्स था ग्रॉस टैक्स अंडर नॉर्मल रिजीम, और ये है नेट टैक्स, बट स्टिल इट इज अंडर नॉर्मल रिजीम। जी बता दें
कि कितना है 175,892। अब न्यूमेरिकल के फॉर्मेट पे जाके देखते हैं आगे वो क्या चाहता है। आगे वो चाहता है कि हम सेपरेट ब्लॉक सिक्योरिटीज पे टैक्स निकालें और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स निकालें। सिक्योरिटीज पे और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। सिक्योरिटीज की तो इनकम नहीं थी, लॉस था, और लॉस की वजह से इस पे टैक्स बनता नहीं, लेकिन आपने लिखना है तो लिख दें, कोई मसला नहीं। एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, add tax on separate block, tax on securities 0, tax on disposal of immovable property, immovable property पे टैक्स। immovable property को आपने इधर से क्यों निकाला था? क्योंकि इसका डिफरेंट रेट था, इसका डिफरेंट रेट था। तो immovable प्रॉपर्टी का रेट देखने के लिए अब हम कहां जाएंगे? कैपिटल गेन के चैप्टर में, चैप्टर 10 में। डबल टू 8 पे जी, कल इनकम निकल आई थी, टैक्स निकालने वाला रह गया था। तो टैक्स बताएं, वेयर गेन डज नॉट एक्सीड 5 मिलियन, कितने परसेंट? 3.5%। तो 7,50,000 टेबल पेपर में गिवन होंगे, 7,50,000 इंटू 3.5%, 26,250। अब अगर इन दोनों का सब टोटल करने कर लें, वैसे कोई खास जरूरी नहीं है। इन दोनों का सब टोटल का मतलब है कि सेपरेट ब्लॉक पे टैक्स कितना बना है। जी देखो भाई, आप लेट आए हो, बाकियों को डिस्टर्ब कर रहे हो, चलो अब बैठो, जो भी है। ओके जी, अब आप मुझे ये बता दें, अब जो लेट आने वाले हजरात हैं, फर्स्ट रो से आया करें और अपने जूते उतार के सेकंड और थर्ड रो में सीटों पे चलते हुए बैठ जाया करें। मुझे यही हाल नज़र आ रहा है अब दूसरी क्लास में, ताकि लेट आने वाले डिस्टर्ब ना करें पहले आने वालों को। जी 175,892 जमा 26,250 202,142। ये असल में जो मेरा टैक्स बना है, ये नॉर्मल टैक्स रिजीम का था और ये सेपरेट ब्लॉक का था। इन दोनों को जमा कर दें तो इसका नाम होगा टोटल टैक्स। वैसे मेरे ख्याल से ये घर में आप लोगों ने कर लिया होगा, कल कर लिया था। टोटल टैक्स लायबिलिटी, इसमें नॉर्मल रिजीम भी है, सेपरेट ब्लॉक का टैक्स भी है, और डिविडेंड पे टैक्स हमारा बनता नहीं था, इसलिए वो है ही नहीं। आगे बोलें क्या लिखा हुआ? न्यूमेरिकल के फॉर्मेट पे देखें ना आगे क्या है। टोटल टैक्स निकला है, लेस टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी, ताकि टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट निकला है। तो टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा है सैलरी पे, वो कल हमने छोड़ा हुआ था, जो हमने सोचा था एंड पे माइनस करेंगे, वो था 1,60,000। तो न्यूमेरिकल का फॉर्मेट ना यहाँ से आगे आपको गवर्न किया करेगा, क्योंकि यहाँ से आगे मल्टीपल चीज़ें आती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, तो न्यूमेरिकल का फॉर्मेट आपको गवर्न किया करेगा। लेस टैक्स डिडक्टेड बाय, नहीं पेड का लफ्ज़ नहीं बोलना, एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से पे नहीं किया, आपकी सैलरी से काट के पे किया। कितना? अब अगर जवाब नेगेटिव में आएगा तो ये रिफंडेबल होगा, लेकिन जवाब अगर पॉजिटिव में आएगा तो ये रिफंडेबल नहीं होगा, बल्कि ये पेएबल टू गवर्नमेंट होगा। जी पेएबल टू गवर्नमेंट 42,142। डन? चलें जी, यहां तक नोट कर लें जी। न्यूमेरिकल कितने टाइम में सॉल्व करने हैं? अभी तो ज़ाहिर बात है आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली अगर 20 नंबर का न्यूमेरिकल है तो 20 को आप मल्टीप्लाई करो 1.8 से, तो कितना आ रहा है? 20 इंटू 1.8 36 मिनट में हो जाना चाहिए।
ओके चलें जी आगे। उधर ही रखा हुआ है, उधर रखो कैमरा। तस्वीर ले लें आप, जिन्होंने तस्वीर लेनी है, जो लेट आए हैं। अच्छा जी, नाउ कम बैक ऑन डिविडेंड डेफिनेशन। डिविडेंड के डेफिनेशन पे वापस आ जाए, चैप्टर नंबर 5। अब तो आप शिकवा नहीं करेंगे ना कि सैटरडे के टेस्ट के अंदर न्यूमेरिकल आ गया और हमें न्यूमेरिकल करने आते नहीं थे। ओके, अब मैं शिकवा करूंगा कि न्यूमेरिकल आ गया, नंबर नहीं आए। अगर ना आए, चलिए डिविडेंड की डेफिनेशन रिवाइज करें जी। डिविडेंड की डेफिनेशन रिवाइज करें। डिविडेंड यानी बांटना बाय कंपनी ऑफ प्रॉफिट्स। कंपनी ने प्रॉफिट्स बांटे और कंपनी के पास से क्या चला गया? कैश। पॉइंट बी, कंपनी ने प्रॉफिट्स बांटे और कंपनी ने उधार कर लिया पैसा, कंपनी के पास से पैसे नहीं गए। पॉइंट सी, कंपनी ने सोचा मैं अपना कारोबार बंद कर दूं, तो जो प्रॉफिट्स बांटे जा रहे होंगे वो डिविडेंड है और जो ओरिजिनल कैपिटल वापस हो रहा है वो डिविडेंड नहीं है। कंपनी ने सोचा मैं अपने बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं वो बांटूं और कैपिटल भी वापस करूं, क्योंकि मैं अपने ऑपरेशंस आधे करना चाह रही हूं, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अगर मिसाल भूल गई है तो ये हमने की थी। हमारा कैपिटल था 200, आधा कैपिटल वापस कर दिया। हमारे प्रॉफिट्स थे 40, आधे प्रॉफिट्स वापस कर दिए। तो डिविडेंड में कितना जाएगा? 100 भी और 20 भी, या खाली 20? खाली 20 जाएगा। ओके, पॉइंट ई बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें यह था कि अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे या कोई एडवांस दे या उसके बेनिफिट के लिए कोई भी पैसा दे दे, उसके घर का बिजली का बिल दे दे, ये सारी अमाउंट्स आपके शेयर होल्डर के हाथों में लोन समझी जाएंगी या डिविडेंड इनकम समझी जाएंगी? लेकिन प्राइवेट कंपनी वो जो कि हमारे लॉ में डिफाइंड है या जो कंपनी लॉ में डिफाइंड है? कंपनी लॉ में डिफाइंड है। और अगला पॉइंट हमने ये पढ़ा था, इसकी एक्सेप्शन पढ़ी थी, ई की एक्सेप्शन पढ़ी थी। ई की एक्सेप्शन पढ़ी थी हमने 3 पॉइंट में। वो ये एक्सेप्शन थी कि अगर वो प्राइवेट कंपनी लोगों को देती ही लोन है और अपने शेयर होल्डर को भी लोन दे दे, तो फिर ये शेयर होल्डर के हाथों में डिविडेंड इनकम नहीं होगा। और उससे अगली बात, पॉइंट एफ, ये तो काफी तफसील से डिस्कस हुआ था कि बाहर की कंपनी ने 100 रुपया कमाया, 29 रुपए टैक्स दिया। बाहर की कंपनी ने कहा मैं अपने हेड ऑफिस को पैसे भेजने लगी हूं, तो खुदा के लिए इसको डिविडेंड ट्रीट ना करो। लेकिन हमने इसको डिविडेंड ट्रीट किया था, तो हेड ऑफिस को जो उसने पैसे भेजे वो टैक्स काट के भेजे थे, जैसे कि लोकल कंपनीज करती हैं पाकिस्तान में। और इन द एंड हमने पढ़ा था अगर ये पेट्रोलियम वाली कंपनी है तो पॉइंट 4 की रोशनी में इसको रिलैक्सेशन अवेलेबल है, इसका डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। क्लियर? ओके, सो कम ऑन पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 रह गया हमारा और पॉइंट नंबर 1 रह गया। ऐसा ही है, 3 रहते हैं और 1 रहता है। बड़ी गौर से आपने ये सुनना है जो मैं बताने लगा। पहले 2015 को देखें। 2015 में एक प्राइवेट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को उधार दिया, कितने मिलियन? प्राइवेट कंपनी, नोट करने का टाइम दिया जाएगा। प्राइवेट कंपनी गेव लोन ऑफ ₹10 मिलियन टू अ शेयर होल्डर। प्राइवेट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 10 मिलियन का लोन दिया। जब प्राइवेट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 10 मिलियन का लोन दिया, तो मुझे बताएं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ये मैंने कॉन्सिक्वेंसेस का लफ्ज लिखा है। 10 मिलियन इज डिविडेंड इनकम ऑफ S/H से मुराद मेरा शेयर होल्डर है। 10 मिलियन शेयर होल्डर के हाथों में क्या समझ ली जाएगी? डिविडेंड इनकम समझ ली जाएगी। अच्छा, अगला साल आया तो अगले साल कंपनी ने कहा कि मोहतरम शेयर होल्डर, आप तशरीफ ले आए, आपके लिए खुशी की खबर है,
आपके लिए खुशी की खबर है, इन 2016 कंपनी अनाउंस डिविडेंड ऑफ रुपीज 12 मिलियन फॉर दिस शेयर होल्डर। कंपनी ने कहा आपको हम 12 मिलियन का डिविडेंड देने लगे हैं। ये बंदा डिविडेंड लेने गया, तैयार होके सूटेड बूटेड तैयार होके गया, कुल्ला शुल्ला पहन के, और कंपनी से कहा दो मुझे 12 मिलियन। कंपनी ने कहा पहले पुराना 10 मिलियन का उधार वापस करो। इसने कहा कर दूंगा। कंपनी ने कहा कर दूंगा शूंगा का चक्कर नहीं रखा हुआ, अभी दो वापस। जब इसने वापस नहीं किया तो कंपनी ने वो पैसे काट लिए। कंपनी ने वो पैसे, आप एक कंपनी से लेने कितने गए? 12। कंपनी को देने कितने थे? 10। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी मेड नेट सेटलमेंट। कॉन्ट्रा एंट्री का लफ्ज पढ़ा सुना है कभी? चलें, नहीं भी सुना हो कोई मसला नहीं। कंपनी मेड नेट सेटलमेंट एंड पेड ओनली रुपीज 2 मिलियन। और बेचारे को कितने दिए? सिर्फ। अब एक तरह का ना उधार वापस हो गया। जरा सोचें, उधार वापस ही तो हो गया ना। अब उधार वापस हो गया, अब उधार वापस हो गया। अब कंपनी इसको, अब लॉ मेकर इससे रिलैक्स करेगा। लॉ मेकर कहेगा यार तू रिलैक्स हो जा, मजे कर, डिविडेंड में कितना डाला जाएगा जल्दी जल्दी सोच के बता दें, इसे रिलैक्स करें, इसे अब इसकी जान ना लें दोबारा। एक्सेलेंट, रुपीज 2 मिलियन इज डिविडेंड। और असल में सोचें, इसको डिविडेंड, असल में इसने उधार तो वापस कर दिया ना, तो अब वो जो सजा मिली थी 10 मिलियन वाली वो मिलनी नहीं चाहिए थी। उधार एक तरह का इसने वापस कर दिया, उधार खत्म हो गया। अब डिविडेंड मिला कितना, बना कितना इसका? 12। 10 उधर डाल दिया इनकम में, 2 इधर डाल दिया इनकम में, बस ठीक है। बेचारे की जान तो ना लेना कि 12 इधर डाल दें, 10 उधर डाला हो, इतना ज्यादा डिविडेंड, उधार तो वो वापस कर चुके हैं। तो इसलिए बस बात को कॉम्प्लिकेटेड करने की बजाय पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सादा सी बात याद रखें। जब आप डिविडेंड लेने जाएंगे और कंपनी आपको लोन, बैठो फिर मैं बात करूंगा, बैठ गए, चलो। जब आप डिविडेंड लेने जाएंगे तो कंपनी लोन काट के अगर डिविडेंड देगी तो फिर खुशकिस्मती है आपके लिए। आप बता दें डिविडेंड पूरा समझा जाएगा जो अनाउंस हुआ, या जो कट कटा के मिला वो समझा जाएगा? जो कट कटा के मिला। नोट कर लें कितना डिविडेंड नहीं है अब? 10। अनाउंस कितना हुआ था? 12, क्योंकि 10 ऑलरेडी डिविडेंड में जा चुका है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा, साथ साथ नोट कर लिया। वालेकुम सलाम, मरहबा, मैरिज हॉल। अच्छा, वालेकुम सलाम। जल्दी जल्दी। कल किस किसने छुट्टी की थी? हाथ खड़ा करें। 1 2। किस किसने छुट्टी की थी? हाथ नहीं खड़ा किया। छुट्टी ना किया करें। प्लानिंग चेक कर रहे हैं भाई की। ये वाले स्टिकी नोट भी हैं, ये छोटे वाले भी हैं, ये वाले भी हैं, ये वाला वर्जन भी मौजूद है। रॉयल्टी की डेफिनेशन सुनाओ। अच्छा, गुड। मतलब ये होता है कि शशके सिर्फ दिखाने नहीं है, याद भी होना चाहिए। हाँ नहीं, अच्छे बच्चे हो आप।
की बात नहीं कर रहा मैं, बाकियों को सबक दे रहा हूँ। कमा तीनों सुनावा नो नो, चलो ठीक है छोड़ो। जी मोहतरम, क्यों? पता नहीं, इमरान खान से पूछो, मेरे से क्या पूछ रहे हैं। जहरी बात है, अगर कुल ऐसा हो गया, मेहरबानी, आप मेरे पे एहसान करते हैं, मैं घर जाके अपने बच्चों को बताऊंगा। ओके, प्राइवेट कंपनी ने लोन दिया अपने शेयर होल्डर को, कितने मिलियन? 10 में। भाई कंटेनर लगे हो, छलांगे मार के आ जाया करें, ये इन चक्रों में नहीं आप लोगों ने पढ़ना, ठीक है? कोई ना कोई पतली गली होती है जहाँ से बंदा निकल आता है, जज्बा होना चाहिए, जरा निकल घंटा डेढ़ पहले आया करें आप लोग। तो प्राइवेट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लोन दिया, कितने मिलियन? 10 मिलियन। ये शेयर होल्डर के हाथों में क्या बन जाएगा? डिविडेंड इनकम। लेकिन कल कला को एक तरह से डिविडेंड वापस हो गया, लोन वापस हो गया। कैसे वापस हो गया लोन? क्योंकि वो लोन कट गया। तो अब बचा कुचा डिविडेंड कितना इसको मिला? वही 2 इसकी डिविडेंड इनकम होगा। क्लियर? पढ़ें जी। यहां ना पेड का लफ्ज आपके समझने के लिए अच्छा नहीं है, तो अनाउंस्ड का लफ्ज जरा ज्यादा अच्छा है। एनी डिविडेंड अनाउंस्ड बाय अ कंपनी, एनी डिविडेंड अनाउंस्ड बाय अ कंपनी विच इज सेट ऑफ अगेंस्ट अमाउंट की जगह लोन। एनी डिविडेंड announced by a company which is set off against loan previously paid को तो काट ही दें, which is previously provided by company and assumed as dividend। और क्या समझ लिया गया था? डिविडेंड। अब इस अंग्रेजी को ना इधर ही बैठे बैठे जरा याद करना है और समझना भी है। एनी डिविडेंड अनाउंस्ड बाय कंपनी विच इज सेट ऑफ, कितना सेट ऑफ हुआ है? 12, 10, 10। सेट ऑफ कितना हुआ है? दिस 10 बोले, ट्राई करें। दिस 10 इज नॉट अ डिविडेंड। दिस 10 इज नॉट अ डिविडेंड। ओके, लेट्स रीड इट आउट अगेन। एनी डिविडेंड अनाउंस बाय कंपनी, अनाउंस तो 12 किया ना, लेकिन उसमें से सेट ऑफ कितना किया? विच इज सेट ऑफ अगेंस्ट द लोन प्रीवियसली प्रोवाइडेड बाय कंपनी। और जब प्रीवियसली प्रोवाइड किया था इसे कहां डाल दिया था? डिविडेंड में। अब दोबारा डिविडेंड में ना डालो, क्योंकि आपने एक तरह का लोन उससे वापस ले लिया। ओके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, एक कंपनी है, उसके कैपिटल अकाउंट में पड़ा है 100 रुपया, और उस कंपनी के प्रॉफिट्स में पड़ा हुआ है, उसके प्रॉफिट्स में पड़ा हुआ है 20 रुपया। अब कंपनी ने सोचा कि मैं हो जाऊं लिक्विडेट और मैं बंद हो जाऊं, लेकिन लिक्विडेशन के वक्त डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स बबलूज ने, ये बबलीज शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर बबलूज ने शेयर होल्डरों को बुलाया और शेयर होल्डरों को बुला के कहा, मोहतरम ये प्रॉफिट इंशाल्लाह अभी बढ़ेंगे, क्योंकि हमने कोर्ट में केसेस किए में, हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने पैसे देने हैं, अभी वो इंशाल्लाह पैसे देके जाएंगे, तो अभी बड़ा सरप्लस माल आना है, परेशान ना हो, बड़ा अभी पैसा आना है हमें। शेयर होल्डर्स ने 2, 3, 6 महीने इंतज़ार किया और शेयर होल्डर्स ने कहा यार पैसे तो आ नहीं रहे। तो डायरेक्टर्स ने कहा परेशान ना हो, कुछ लोग हमारे पैसे लेके भागे हुए हैं, जिसकी वजह से हमने फैसला किया कंपनी बंद करने का, लेकिन पैसा इंशाल्लाह आ जाएगा। अब जब डायरेक्टर्स ने ज़्यादा टरखाना शुरू किया ना, तो शेयर होल्डर्स ने आके, स्पेशली इस बबली ने, शेयर होल्डर ने आके मिन्नत की, खुदा के लिए डायरेक्टर मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, खुदा के लिए डायरेक्टर मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, खुदा के लिए तेरी मिन्नत कर रहा हूँ मैं, ये ऊपर आ गया है,
खुदा के लिए तेरी मिन्नत कर रहा हूं मैं, खुदा के लिए तेरी मिन्नत कर रहा हूं डायरेक्टर तुझे मैंने अब गिरा देना नीचे, खुदा के लिए जो बचा कुचा प्रॉफिट है वो दे दे। सारे बोले ठीक कहा, ठीक कहा, ठीक कहा। अब होगा क्या कि इन्होंने शेयर होल्डर्स ने थोड़ा सब्र का मुजाहिरा किया है और इन्होंने कुर्बानी दी है। बड़ी ईद से पहले इन्होंने कुर्बानी दे दी है। कुर्बानी क्या दी है इन्होंने? कोई अगर बड़ी ईद के करीब ये लेक्चर सुन रहे ना, तो अब पता नहीं उसको 2-2 लेक्चर डेली सुनने पड़ेंगे या 3 दिन 3 ये मुझे नहीं पता। अच्छा, बड़ी ईद से पहले किसने कुर्बानी दे दी? शेयर होल्डर्स ने कुर्बानी दे दी और अपना हक छोड़ने लगे हैं। क्या मतलब हक छोड़ने लगे हैं? शेयर होल्डर कह रहे हैं खुदा के लिए ये जो 120 रुपए हैं ये हमें दे दो और खुदा के लिए हमारी जान छोड़ो, बाद में जो आया वो तुम्हारा डायरेक्टर्स, तुम हमें इन चक्रों में डाल के ये जो हमने लेके जाने हैं पैसे इनको भी लटका रहे हो। ऐसा आमतौर पे शेयर होल्डर्स करते नहीं, और ना पाकिस्तान में कभी 20-25 साल 30 साल की हिस्ट्री में कभी शेयर होल्डर्स ने पाकिस्तान में ऐसा किया है। लेकिन लॉ मेकर लॉ बनाते हुए सारे सिनेरियोज कवर कर जाता है। तो शेयर होल्डर ने एक बम्पर ऑफर दी डायरेक्टर्स को कि हम सारा पैसा कुर्बान करते हैं, इस 20 के ऊपर जो भी आएगा वो तुम लोग रखना, हमें बस हमारा पैसा दो और हम घरों में जाएं। शेयर होल्डर्स ने जब इतनी बड़ी कुर्बानी की कि अपना हक छोड़ के जा रहे हैं जो मिलने वाला है और मिलने की उम्मीद है, लेकिन कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस किस डेटर से कितने कितने पैसे देने हैं, और कोर्ट के जज साहब आजकल पता है आपको दूसरे चक्रों में मसरूफ है, तो जज साहब डिसाइड नहीं कर रहे। तो ऐसी सूरत में ये 100 रुपया भी घरों में लेके जा रहे हैं और ये 20 रुपए भी घरों में लेके जा रहे हैं। जब ये 20 रुपए और 100 रुपए कंपनी लिक्विडेट होने पे ये लोग घरों में लेके जा रहे हैं, तो लॉ मेकर कहता है इस 20 रुपए को डिविडेंड में ना डालो, नॉट अ डिविडेंड। लेकिन शेयर होल्डर्स मुंह से एक फिक्रा बोलेंगे, इफ शेयर होल्डर्स अग्री कि वो कुर्बानी दें, दैट दे विल नॉट रिसीव सरप्लस प्रॉफिट्स। सरप्लस प्रॉफिट्स कब आने हैं? अभी तक कितने आए हुए हैं? 20। फ्यूचर में भी आ सकते हैं, कोई लोग पैसे देके चले जाएं। तो सरप्लस प्रॉफिट्स को ये एंजॉय करेंगे या छोड़ के जा रहे हैं? अगर शेयर होल्डर ये फिक्रा बोल दें तो ऐसी सूरत के अंदर क्या बेनिफिट मिलेगा शेयर होल्डर्स को? कि वो डिविडेंड नहीं होगा। हालांकि ये सूली तौर पे ये डिविडेंड बनता है, लेकिन लॉ मेकर ने सखावत का इजहार किया, जो मैंने आपके सामने जो है वो कंजूसी से लिख के पेश कर दिया। नोट करें, ये पॉइंट 1 है हमारा एक्सेप्शंस में, ये एक्सेप्शंस में पॉइंट 1 है। आप नोट करें, मैं H2O पी लूं जल्दी जल्दी। यार थोड़ा NaCl भी ले आया अगर, थोड़ा लीमू भी। चलो जल्दी जल्दी। जी भाई रिलैक्स हो गए, अब हम आगे चलते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी को, क्या कहते हैं अंग्रेज? अच्छा वो लेते नहीं है अंग्रेजी, ठीक। चलें जी, अक्लमंद रा इशारा काफ़ी است। जी असद भाई, अक्लमंद रा इशारा काफ़ी است की उर्दू करें। अच्छा माइक नहीं है। अंग्रेजी करें। अक्लमंद रा इशारा काफ़ी است की अंग्रेजी है सॉरी सर। अच्छा चलें जी, डिस्ट्रीब्यूशन कितने की हुई है? 20 की। ऑन लिक्विडेशन कंपनी बंद हो रही थी या अपना कारोबार अदा कर रही थी? कारोबार अदा करने पे भी कई दफा ऐसा हो जाता है। अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन और रिडक्शन ऑफ कैपिटल वेयर शेयर होल्डर्स हैज नो राइट, जब शेयर होल्डर्स का हक खत्म हो जाए। किस में हक खत्म हो गया शेयर होल्डर्स का? इन सरप्लस एसेट्स ऑन लिक्विडेशन। अच्छा ये दो तरह की लिक्विडेशन है। एक स्टेप 1 लिक्विडेशन होगी जिसमें शेयर होल्डर चले जाएंगे, डायरेक्टर रह जाएंगे।
एक स्टेप 2 लिक्विडेशन होगी, वो काफी अरसे बाद होगी, जब कभी कोर्ट का फैसला आएगा और डेटर से पैसे रिकवर होंगे। वो फाइनल लिक्विडेशन होगी, और वो किस टाइम होगी? जब डायरेक्टर्स भी कंपनी बंद करके जा रहे होंगे। लेकिन जब डायरेक्टर्स कंपनी बंद करके पैसा लेके जा रहे होंगे, फिर उसमें किसका हक नहीं होगा? शेयर होल्डर्स का हक नहीं होगा। तो इसलिए ये जो दो लिक्विडेशन है ना, इनको मैं आपके समझने के लिए इसको मैं कह देता हूं टेम्परेरी लिक्विडेशन, पहली वाली जब शेयर होल्डर जा रहे हैं, और इस लिक्विडेशन का नाम आपके समझने के लिए रख देता हूं फाइनल लिक्विडेशन। लेकिन एक बार पढ़ लें जरा, कितने रुपए बांटे गए? 20 रुपए। फिलहाल कौन सी लिक्विडेशन हुई है? आरजी। वजह क्या बनी है? क्योंकि कंपनी अपना कैपिटल अदा कर रही है जब बंद हो रही है। वेयर द शेयर होल्डर हैज नो राइट इन सरप्लस एसेट्स ऑन फाइनल लिक्विडेशन। शेयर होल्डर ये मुंह से फिक्रा बोले, आज के बाद मैं मर जाऊंगा, कंपनी की तरफ मुंह भी नहीं करूंगा, और जो तुम्हें आएगा वो तुम्हारा। अगर शेयर होल्डर ये फिक्रा बोल के जाए तो लॉ मेकर इसको शाबाश देगा और कहेगा तेरे डिविडेंड पे हम टैक्स क्या करने लगे हैं? माफ करने लगे हैं, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है फॉलोइंग पेमेंट्स विल नॉट बी कंसीडर्ड एज। चलें जी, 4 चीजें बता दें जो डिविडेंड नहीं है। अगर शेयर होल्डर सरप्लस एसेट में पैसा लेने से इनकार कर दें। नंबर 2, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट है और जिसका काम ही लोगों को लोन देने और वो शेयर होल्डर को लोन दे दे, तो ये शेयर होल्डर के हाथों में डिविडेंड नहीं है। तीसरी बात, कंपनी ने शेयर होल्डर को लोन दे दिया, वो लोन डिविडेंड में चला गया और कल कला को वो डिविडेंड देने लगी तो लोन से सेट ऑफ हो गया, तो जितना सेट ऑफ हो गया वो डिविडेंड नहीं है। और पेट्रोलियम कंपनी भी अपने हेड ऑफिस को बाहर के मुल्क में पैसा भेजे तो वो भी डिविडेंड नहीं है। अच्छा यार, ये इसने वैसे ही ब्रैकेट में बात लिखी है। आपको पता है जब कंपनी अपना कारोबार स्टार्ट करती है तो जो शेयर इशू करती है तो अगेंस्ट कैश ही करती है ना, लोग घरों से पैसे ही लाते हैं। इस लाइन का मतलब ये है, जब कंपनी स्टार्ट हुई थी ना, स्टार्ट ऑफ बिजनेस हुआ था कंपनी का, ये बहुत पुरानी बात कर रहा है, यानी जिस वक्त कंपनी स्टार्ट हुई थी, आज तो लिक्विडेट हो रही है ना, तो कहते हैं जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो याद रखना शेयर होल्डर घरों से क्या लाए थे? पैसे। तो आज भी हम उन्हें पैसे वापस कर रहे हैं, लेकिन एक वादा ले रहे हैं कि सरप्लस एसेट मत लेना। तो ये ऐसे ही फॉर शेयर्स इशूड अगेंस्ट कैश, पाकिस्तान में कैश के अगेंस्ट इशू होते हैं, अनलेस कि इन रेयर सर्कमस्टांस कोई शेयर होल्डर कहते हैं कैश नहीं, मेरा घर ले लो, मेरी गाड़ी ले लो। आमतौर पे शेयर होल्डर घरों से जब कारोबार शुरू होता है क्या लाते हैं? कैश लाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी, हाँ वो नहीं होंगे। ओके, अच्छा भाई, अब हम इसको क्लोज करने लगे हैं। बस एक कॉन्सेप्ट हमारा रह गया, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, 3-4 जगह आया था। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई न्यूमेरिकली इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, लेकिन क्योंकि FAR 2 में आप इसकी जनरल एंट्री पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट नहायत ही आसान है, इसलिए इसको जो है वो एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। कंपनी का कैपिटल है 100 रुपया और इसके प्रॉफिट्स हैं 30 रुपये। ये प्रॉफिट्स असल में ना अकमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, यानी कई सालों के प्रॉफिट्स। कंपनी ने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं एक 2 नंबरी करूं, और 2 नंबरी क्या करूं कि जैसे किसी के पैसे पड़े हों बैंक में, अब वो बैंक से पैसे निकलवा के घर में गड़ा खोद के पैसे छुपा दे ताकि FBR को पता ना चले कि मेरे पैसे कहाँ गए। तो इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने सोचा, कंपनी ने सोचा कि हम एक 2 नंबरी करें। 2 नंबरी ऐसी करें क्योंकि आपको पता है अगर ये कंपनी आज बंद होती है तो 30 रुपये डिविडेंड जाने हैं, क्योंकि 100 रुपये तो ओनर को अपना वापस होगा ना, और 30 रुपये डिविडेंड में जाने हैं। लेकिन इस कंपनी ने सोचा एक 2 नंबरी करते हैं। कंपनी ने कहा कोई देख तो नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा, 30 को निकाल इधर से, पानी निकल गया, इधर डाल दें। तो 5 रुपये तो डाल दिए, यानी दिखने में लग रहा है अब कैपिटल 105 है, कैपिटल 105 है, और प्रॉफिट्स, इसे कहते हैं प्रॉफिट्स को कैपिटल में डालना। जैसे पैसे बैंक में डालने को कहते हैं कैश बैंक्ड, या बैंक से निकलवाने को कहते हैं कैश विड्रॉन। इसे कहते हैं प्रॉफिट्स को कैपिटल में डालना, इसे कहते हैं कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स कितने हैं?
5। कैपिटल में जिनको फेंक दिया, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कितने हैं? 5। ये कहां से आए हैं? प्रॉफिट अकाउंट से। आपको पता ना जनरल एंट्रीज में दूसरे अकाउंट को वाली लाइन लिखी जाती है यहां, और इधर क्या लिखा जाएगा? कैपिटल। हालांकि कैपिटल तो लोग घरों से कैश में लाते हैं, लेकिन इन्होंने कैश में लाने की बजाय अपने प्रॉफिट से को कहां फेंक दिया? कैपिटल में फेंक दिया, और कंपनी कर दी लिक्विडेट। कंपनी कर दी लिक्विडेट। अब लिक्विडेट की जब कंपनी, तो लोगों को बांटे इन्होंने 105 यहां से और 25 रुपए यहां से बांटे। अब जब कंपनी लिक्विडेट की तो 105 जमा 25, शेयर होल्डर्स घरों में कितने लेके जाएंगे? बताएं बताएं बताएं, जल्दी बताएं। यहां से 25 लेके जाएंगे और यहां से 105 लेके जाएंगे। तो जब कंपनी लिक्विडेट हुई तो इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कितना किया? 130। अब जब 130 डिस्ट्रीब्यूट किया तो इन्होंने कहा कि 25 रुपए हमने यहां से दिए और 105 रुपए हमने यहां से दिए। तो हुकूमत को जाके इन्होंने कहा कि 105 रुपए तो हम इनका सरमाया वापस कर रहे हैं और 25 रुपए हम इनको प्रॉफिट दे रहे हैं, इसे हुकूमत आप कहां डाल दो। ये कंपनी ने करने की कोशिश की, लॉ मेकर ने इसको जो है वो पकड़ा और लॉ मेकर ने पकड़ के कहा कोई होश के नाखून ले, आप 100 रुपया ये वाला वापस कर रहे हैं और 5 रुपए आप वो वाले वापस कर रहे हैं जो वहां डाले हैं आपने, और बकाया आप उसे 25 वापस कर रहे हैं। ये जो 5 आप उसे वापस कर रहे हैं, ये आपका कैपिटल है 100 रुपया, ये आपके कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है, और ये आपके अनकैपिटलाइज्ड। तो लॉ मेकर कहते हैं भाईजान इन दोनों को जमा करो। क्या जवाब आ गया? नाउ दिस इज योर डिविडेंड। डिविडेंड में कैपिटलाइज्ड और नॉट दोनों किस्म के प्रॉफिट आएंगे। तो अगर आप ये दो नंबरी करने की कोशिश करें तो लॉ मेकर आपको पकड़ लेगा और पकड़ के कहेगा मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करता, और आपका स्टिल डिविडेंड आके वहां कहां खड़ा हो गया? 30 रुपए पे या 25 रुपए पे? 30 रुपए पे। तो इस दो नंबरी करने का आपको फायदा नहीं हुआ। नोट कर ले। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कितने हैं? 5। अनकैपिटलाइज्ड 25। ये ना अब किस पॉइंट का है? ये 4-5 पॉइंट में है, ये जनरल बात है। ये 1 में भी लिखा हुआ है, शायद 2 में भी लिखा हुआ है, 3 में भी लिखा हुआ है, 4 में, 3-4 जगह लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर हेडिंग दे दें वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। इस कॉन्सेप्ट की हेडिंग बनाएं ऊपर, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। ये इसकी हेडिंग है, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। और फिर नीचे नोट करना शुरू कर दें।
ओके will you take an other 2 hours for noting it down? Sure. प्रॉफिट एंड लॉस बनाना आता है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस सेल होती है और खर्चे होते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल हो या जो मर्जी खर्चे हों, खर्चों को क्या कहते हैं? डिडक्शंस। अच्छा, ये लफ्ज़ किसी को याद हो तो हाथ खड़ा कर दें। उस क्लास में से तो किसी ने नहीं खड़ा किया जी, 2 2 3 4 4 लोगों ने खड़ा किया। ये लफ्ज़ इस क्लास में से किसी को याद हो? 4 उधर से, 1 इधर से। जी बताएं क्या लफ्ज़ है ये? किस चैप्टर में? ठीक है, हाँ बिल्कुल, डेप्रिसिएशन की बहन है ये इनिशियल अलाउंस। ये आपको बताया था डेप्रिसिएशन की बहन है, और ये डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है, ये इनिशियल अलाउंस है। आप अंडरग्राउंड क्यों हुए हो? थोड़ा सा ऊपर उठ बैठो। अच्छा, तो ये डेप्रिसिएशन की बहन है इनिशियल अलाउंस, ठीक है, यानी मुझे नजर आएगा आप भी क्लास में हो। तो ये ना डेप्रिसिएशन की एक और डेप्रिसिएशन की बहन है, इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे बिजनेस के चैप्टर में। तो ये भी एक तरह का खर्चा है। अच्छा, अदर इनकम वगैरह अगर हमें कोई आए हमारी सेल के अलावा, तो वो ऐड होती है लेस होती है? ऐड होती है। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम। टैक्स वाले तो माफ करते हैं, मैं अकाउंटिंग वालों की बात कर रहा हूँ। अकाउंटिंग वाले तो इनकम में डालेंगे ना, मांजोस बेचे, मैंगो बेचे, कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट, तो ये एग्रीकल्चर इनकम है। सेल आपकी 100 रुपये, खर्चे आपके 10 रुपये, डेप्रिसिएशन आपकी 5 रुपये, अदर इनकम आपकी 6 रुपये, टोटल कितना हो गया? 91। इस 91 को प्रॉफिट फॉर द ईयर कहते हैं या अकमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं? प्रॉफिट फॉर द ईयर कहते हैं, अकमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं, या इसको रिजर्व भी कहते हैं? क्या कहते हैं? रिजर्व भी कहते हैं। आप जाएं, अकमुलेटेड प्रॉफिट की डेफिनेशन है, उसके ऊपर जगह खाली है डिविडेंड के सफ़े पे। डिविडेंड के सफ़े पे टॉप पे जगह खाली है, राइट साइड पे, यहां आराम से जाके ये पीएनआर बना लें। बहुत जगह है, दिल में जगह होनी चाहिए। गाड़ी में 8 बंदे भी बिठा लेते हैं लोग, मोटरसाइकिल पे तो 5-6 आप भी बैठे होंगे कभी। जल्दी करें। स्टिकी नोट साथ वाले से उधार मांग रहे हैं भाई, स्टिकी नोट अपने अपने। ओके, इधर देखें, रिजर्व्स आर मेड अप ऑफ, चले मैं बोल देता हूँ दोबारा। रिजर्व्स आर की क्या जबानें डेप्रिशिएट हो जाती हैं, बोला करें। रिजर्व्स आर मेड अप ऑफ डिडक्शंस, अलाउंसेस एंड एग्जेम्प्ट इनकम। रिजर्व्स आर मेड अप ऑफ, मिल्क शेक इज मेड अप ऑफ शुगर, मैंगो, मिल्क, आइस, वाटर तो मिल्क में होता है ना। अच्छा, तो रिजर्व्स आर मेड अप ऑफ, बबलू इज अच्छा जी, ये तो दूसरी क्लास वाला आ गया है, ओहो चलें खैर है, ये फिगर भी चेंज है शायद। रिजर्व्स, अकमुलेटेड प्रॉफिट्स में से क्या बांटा जाता है? डिविडेंड।
अकमुलेटेड प्रॉफिट्स में से क्या बांटा जाता है? ये आखिरी डेफिनेशन है हमारे चैप्टर की। उदासी हो रही है आपको, चैप्टर साथ साथ याद करना था। अकमुलेटेड प्रॉफिट्स, अभी सैलरी के चैप्टर का काम उतरा नहीं था, इसका काम चढ़ गया साथ, तो इंशाल्लाह साथ साथ याद हो रहा है, आप अच्छे बच्चे हैं। अकमुलेटेड प्रॉफिट्स फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूड। अच्छा ये मसला बच्चे ऑनलाइन वाले जूम मीटिंग में आके सर याद नहीं हो रहा, ये इधर बैठे हुए किसी के साथ है मसला? जरा हाथ खड़ा करें। अच्छा इधर बैठे हुए किसी के साथ नहीं है, चलें ठीक है, फिर उनसे जूम मीटिंग में डिस्कस करूंगा क्या करें इसका। किस किस के साथ ये मसला है? अच्छा आप ये कहते हैं कि यार मुझे याद नहीं हो रहा और ये मसला है और वो मसला है, तो ये कैसे याद होगा और क्या होगा? अच्छा आप ही की तरह के लोग पिछले अटेम्प्ट में भी थे, 2 आंखें 2 कान 1 दिमाग, और पता चला पास भी हो गए। हैरानी की बात तो ये पास भी हो गए। तो वो अब इसी तरह वो भी कहते होते थे हमें याद नहीं हो रहा, लेकिन ये मतलब नहीं था कि याद करते नहीं थे, कोशिश करते थे। तो कोशिश करते रहें, लगे रहें, जो बंदा याद करेगा कुछ ना कुछ पेपर में याद आ जाएगा। और ये मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ, आप भी अपना तजर्बा क्लास के बाद आके बताइएगा। मेरा तजर्बा ये रहा है कि बंदे को पेपर देने से पहले लगता है कोई याद नहीं आ रहा, लेकिन पेपर देने बैठते ऐसा याद आना शुरू होता है कि बॉल पॉइंट रुकती नहीं, 2 सफ़े बंदा भर जाता है। होता है ऐसा? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? तो ये वही लोग हैं तकरीबन जिन्होंने कहा था याद नहीं होता। अच्छा तो इसलिए मोहतरम मेरी बात सुने कि ये ऐसी बात नहीं है कि याद आप कर रहे हैं और याद हो नहीं रहा, कहीं ना कहीं मेमोरी में सेव हो रहा है। और इंशाल्लाह अगस्त में देखें वो जो केसेट आपकी चलनी है आपको कैसे याद होना शुरू होगा। तो इसलिए हिम्मत करें, याद करते रहें। आप बस जितना याद कर सकते हैं अपनी इस्तेदाद के मुताबिक याद करें, और 6 घंटे या 7 घंटे आप दिन में दें, हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे, इतना आप कर सकते हैं इतना करें, ताकि आपको साथ साथ याद होता रहे। इंशाल्लाह फिर आखिरी दिनों में रिवाइज करने का टाइम भी मिल जाएगा। ओके, और बड़ी ईद पे तो बड़ा टाइम मिलेगा रिवाइज करने का। वैसे सुबह वाली क्लास से बात हुई थी, बकरे इधर ले आएंगे। ये सामने पंजाब यूनिवर्सिटी का मैदान है, कसाई लाने की जरूरत नहीं, छुरियाँ घरों से ले आएंगे और 1-2 ऊँट कर लेंगे साथ, ठीक है। दोपहर तक इंशाल्लाह फारिग हो जाएंगे ज़िबा करके, शाम तक इंशाल्लाह खा लेंगे, इशा के बाद क्लास हो जाएगी, अगले दिन सुबह आ जाएंगे। ओके, अकमुलेटेड प्रॉफिट्स, घर वालों को नहीं लेके आना। अकमुलेटेड प्रॉफिट्स, accumulated profits for the payment of dividend includes any reserves या profits made up of allowances, made up of exemptions under this law। अच्छा ये exempt income में मुझे पता है टैक्स नहीं देना होता, लेकिन अगर exempt income आ गई है ना तो ये शेयर होल्डर्स को बांटनी तो पड़ती है ना। ये नहीं होता कि कंपनी के एग्रीकल्चर इनकम कमाया, इस पर टैक्स माफ है तो ये शेयर होल्डर को बांटेंगे नहीं। क्या शेयर होल्डर को एग्जेम्प्ट इनकम बांटी जाती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड? जाहिर बात है, शेयर होल्डर घर लेके चले जाते हैं पैसा, और ये पूरा पैसा लेके जाते हैं या टैक्स भी इस पे देते हैं? पूरा पैसा लेके चले जाते हैं। अच्छा, ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू द डेट ऑफ अकमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं? 1 साल के या ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू द डेट ऑफ इट्स लिक्विडेशन। ये 2 लफ्ज़ आपने याद करने हैं, सेम है ऑलमोस्ट। ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन। असल में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने एक अकाउंट पढ़ा होगा। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को तब तक अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते रहते हैं जब तक एसेट बिक ना जाए, और अगर एसेट बिक जाए तो अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस 0 आ सकता है। अगर एक ही एसेट था वो बिक गया, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस 0 आ सकता है। उसके बाद अगले साल अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट शायद किताबों में एग्जिस्ट ना कर रहा हो। तो अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज एन अकाउंट which is appearing in books up to the date of disposal of asset, and when the asset is disposed of, उर्दू में बात करते हैं। accumulated depreciation एक ऐसा अकाउंट है जो किताबों में उस वक्त तक नजर आता रहता है जब तक कि एसेट बिक ना जाए, और अगर एसेट बिक जाए तो फिर वो किताबों में नजर आना खत्म हो जाता है। सिमिलरली accumulated profits is an account जब तक डिविडेंड बांट ना दें, और जब डिविडेंड बांट दें तो accumulated profit का बैलेंस एकदम गिर जाएगा। 0 तो नहीं आता, एकदम गिर जाएगा, कम हो जाएगा। तो अकमुलेटेड प्रॉफिट्स को प्रॉफिट्स कब तक कहने हैं? जब तक बांट ना दे, और जब बांट दे तब उनका नाम क्या पड़ जाएगा? डिविडेंड। ये हल्का सा कॉन्सेप्ट है, ब्लू वाली लाइन याद कर लें। ऑल प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ बांटना विल बी कॉल्ड एज अकमुलेटेड प्रॉफिट्स। और आगे ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू द। कंपनीज 2 किस्म की होती हैं, एक वो कंपनी होती है जो प्रॉफिट्स बांटती रहती हैं और चलती रहती हैं, इसे गोइंग कंसर्न कहते हैं। प्रॉफिट्स बांटती रहती हैं और चलती रहती हैं।
एक वो कंपनीज होती हैं जो प्रॉफिट बांटती रहती हैं, लेकिन जिंदगी में ऐसा मोड आता है वो सोचती हैं हम कारोबार बंद कर दें। तो उन कंपनीज के लिए भी डेफिनेशन सेम रहेगी, जब तक कारोबार बंद ना कर दो तब तक प्रॉफिट्स का नाम अकाउंट, और जब कारोबार ही बंद कर दो तो फिर उस पैसे को बांट दो, वो डिविडेंड बन जाएगा। तो ये दो डेफिनेशंस हैं। रनिंग कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और जो कंपनी कारोबार बंद करके जा रही होगी उसके लिए लफ्ज लिक्विडेशन का। दो लफ्ज याद करें, ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू डिस्ट्रीब्यूशन, और नीचे वाली ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू द लिक्विडेशन। दीज ऑल विल बी कॉल्ड एज accumulated profits, including incomes and gains of trust, including incomes and gains of a trust। ट्रस्ट आपको याद होगा हमने कहा था एक इदारा होता है, 2-3 एक्सपर्ट होते हैं और 4-5 बंदे होते हैं, शायद अफरीदी इंजमाम, वो घर से पैसा ला के देते हैं और ये लोग उस पैसे पे प्रॉफिट कमाते हैं। तो जाहिर बात है वो प्रॉफिट भी इन्होंने शेयर होल्डर्स को बांटना ही होता है। तो इनकम्स एंड गेंस ट्रस्ट के भी प्रॉफिट्स ही होते हैं और आम इदारों के इनकम्स एंड गेंस भी प्रॉफिट्स ही होते हैं। तो ये ब्रैकेट में उसने ऐसे ही याद करा दिया आपको कि ट्रस्ट भी प्रॉफिट कमाता था और किसको बांटता था? अपने शेयर होल्डर्स को बांटता था। अच्छा, अब याद करने वाली जो चीजें हैं आज, वो सिर्फ 5-6 लाइनें हैं छोटी सी, उनको इधर ही बैठे बैठे जरा याद कर लें। फॉलोइंग पेमेंट्स विल नॉट बी डिविडेंड, अ डिस्ट्रीब्यूशन on liquidation of company where shareholder has no right of surplus asset। अच्छा, any dividend announced by company, announced वाला या which is set off, any dividend announced by company which is set off against the loan previously provided by company and assumed as dividend। और हाँ, बस ये 2 लाइनें थी याद करने वाली। और accumulated profits, accumulated profits are made up of, profits का नाम रिजर्व है ना, profits are made up of allowances, deductions and exempt income। all profits up to the date of, all profits up to the date of liquidation, including incomes and gains of a trust, including incomes and gains of a trust। okay, इधर आए न्यूमेरिकल में। आपको एक सवाल होमवर्क में दिया था सैलरी के चैप्टर का, वो कितने लोगों ने कर लिया था? एम्प्लॉय शेयर स्कीम आसान था, हो गया था। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो न्यूमेरिकल है सगीर वाला, क्या ये सगीर ने न्यूमेरिकल अपने वालिद साहब को और अपने बच्चों को और अपनी बेगम को दिखाने के मैंने सॉल्व कर लिया? फिर क्या करना है इसको? FBR को जमा करवाना है। जब FBR को ये न्यूमेरिकल जमा करवाने जा रहा होगा तो इस सफ़े का नाम क्या होगा? रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये सफ़ा जब आप जाके हुकूमत को जमा करवा देते हैं अलॉन्ग विद ऑल वर्किंग्स, तो इस सफ़े का नाम क्या बन जाता है? रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये जो रिटर्न ऑफ इनकम है पाकिस्तान में, ये किस किस ने जमा करवानी होती होगी? जरा सोच के बताएं। इंडिविजुअल ने जमा करवानी होती होगी, AOP ने जमा करवानी होती होगी, जिनकी साल की इनकम 4 लाख से ज्यादा है। ये तो पता है ना आपको, क्योंकि 0 से 4 लाख वाले ने टैक्स जमा नहीं करवाना, 0 से 4 लाख वाले ने टैक्स जमा नहीं करवाना। क्या कंपनी ने रिटर्न जमा करवानी होती होगी? जी बिल्कुल, कंपनी ने। अच्छा एक चीज मैं भूल गया, ये सिक्योरिटीज के ऊपर हमने टैक्स 0 निकाला था और सिक्योरिटीज का गेन नहीं आ रहा था, क्या आ रहा था? लॉस आ रहा था। तो एक हमने नोट डालना था न्यूमेरिकल के नीचे, जरा जाके देखिए न्यूमेरिकल के नीचे जगह है, मादरत, न्यूमेरिकल के नीचे जाके एक नोट डालना था। कैपिटल गेन के चैप्टर में हमारी सिक्योरिटीज पे कितना लॉस आ रहा था? 35,000 आ रहा था ना कल। इस 35,000 का क्या करना है? ये आपको याद होगा किताब का पेज नंबर 230, लॉस ऑन सिक्योरिटीज इन करंट ईयर, 2020 का साल था ना हमारा। शेल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट गेन फ्रॉम एनी अदर सिक्योरिटी, वो थी कोई नहीं। इस साल कोई और सिक्योरिटी मैंने नहीं खाल थी, बस एक ही सिक्योरिटी हमने बेची थी। लॉस दैट हैज नॉट बीन सेट ऑफ इन द करंट ईयर कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट 3 years। तो अगले 3 साल ये कैरी फॉरवर्ड होगा और किस में से माइनस होगा? सिक्योरिटीज के गेन में से। तो ऐसी चीज अगर आ जाए सवाल में कोई लॉस वगैरह, तो उसके बारे में पेपर में आप नोट डाल के आए कि ये 3 साल अगले माइनस हो सकता है। यानी लॉस कितना आया था? 35,000। अगर अगले साल 36,000 का प्रॉफिट आ जाए तो अगले साल टैक्स 36,000 पे देंगे या 36,000 माइनस 35,000 पे?
तो एक नोट डालें न्यूमेरिकल में, लॉस ऑन सिक्योरिटीज इन वर्किंग 1.1 थी, हाँ, लॉस ऑन सिक्योरिटीज इन वर्किंग 1.1, कोई नहीं आप भी डाल लें, ये नोट सारे डाल लें। लॉस ऑन सिक्योरिटीज इन वर्किंग 1.1 अमाउंटिंग टू रुपीज, लॉस ऑन सिक्योरिटीज इन वर्किंग 1.1 अमाउंटिंग टू रुपीज 35,000, amounting to rupees 35,000 will be carried forward to next 3 years, यानी 2021, 22 और 23 will be carried forward to next 3 years and will be set off only against gain from any other security, and will be set off only against gain from any other security. अच्छा जी, अब इधर देखें, वापस आ जाएं, जो हम बात कर रहे थे, जिथे दी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में, अबू बकर आप इधर तक कवर करें, उधर से तो कोई बात नहीं कर रहा मैं, पाकिस्तान में रिटर्न ऑफ इनकम किस किस ने जमा करवानी है, इंडिविजुअल ने, एओपी ने और कंपनी ने। नॉन प्रॉफिट इदारे ने भी रिटर्न जमा करवानी है, हाँ, नॉन प्रॉफिट इदारे ने भी रिटर्न जमा करवानी है। नॉन प्रॉफिट इदारा शायद टैक्स जमा ना करवाए, लेकिन वो हुकूमत को बता दे कि इतना इस साल मुझे चंदा मिला, नॉन प्रॉफिट इदारे को इतना चंदा मिला, तो नॉन प्रॉफिट इदारे ने भी अपनी रिटर्न जमा करानी है। नोट करने की कुछ जरूरत नहीं अभी, जिस बंदे के पास गाड़ी है वो भी अपनी रिटर्न जमा करवाए, वो भी अपनी रिटर्न जमा करवाए। जिस बंदे के पास फ्लैट है वो भी अपनी रिटर्न जमा करवाए। जिस बंदे के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई घर है, कोई ज़मीनें हैं, वो भी क्या जमा करवाए, अपनी रिटर्न जमा करवाए। तो कुछ लोगों की अब हम लिस्ट पढ़ने लगे हैं लॉ में, जिन्होंने हुकूमत को क्या जमा करवानी है, अपनी रिटर्न जमा करवानी है। अच्छा, जिस बंदे को लॉस आए इस साल, वो भी रिटर्न जमा करवाए अपनी, लॉस आए, लॉस। एक बंदा है, वो कहते हैं मैंने इस साल सिक्योरिटीज बेची हैं और मुझे 35,000 का लॉस आया, इसके अलावा मैंने और पूरा साल कुछ भी नहीं किया। सगीर ने तो काफी कुछ किया था ना, तो वो बंदा कहते हैं मैंने सिक्योरिटीज बेची हैं, मुझे 35,000 का लॉस है, इसके अलावा मैंने पूरा साल कुछ भी नहीं किया। ये क्यों जाके हुकूमत को अपनी रिटर्न जमा करवाए? इसको तो लॉस आया, इसने टैक्स जमा नहीं करवाना, तो हुकूमत को रिटर्न यानी एक सफा सा जमा क्यों करवाए? हाँ, हुकूमत को जाके साबित करेगा मेरा लॉस 35,000 है, हुकूमत उस पर साइन करेगी, हाँ ये 35,000 ही लॉस है, हम इसे मानते हैं। फिर इसे इजाजत होगी कि अगले 3 साल में से किसी भी साल इसको क्या कर ले, माइनस कर ले। तो लॉस वाले ने भी क्या जमा करवानी है? रिटर्न जमा करवानी है। चैप्टर 15 निकालें। चैप्टर 15 हमने पूरा नहीं करना, चैप्टर 15 सिर्फ हम 4-5 दिन करेंगे और उसके बाद हम इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर शुरू कर देंगे। चैप्टर 15 जरा साथ साथ आपने याद करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। अच्छा, एक सेक्शन है जो आपके सिलेबस से निकल चुका हुआ है, सेक्शन नंबर 207। बहरहाल इसमें हमें पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज पाकिस्तान में कौन सी हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है। भाईजान, कमिश्नर का भी एक बाप होता है, उसे कहते हैं चीफ कमिश्नर। इसके बाद कमिश्नर को क्या कहते हैं? कमिश्नर। ये जो इनलैंड रेवेन्यू है ना लफ्ज़, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इसका मतलब है पाकिस्तान की सरजमीन का रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं ये लोग। तो इनलैंड रेवेन्यू का लफ्ज़ कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी FBR, FBR के बाद चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर के बाद कमिश्नर। इसके बाद ना ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स। हालांकि आपको पता है असल तो अफसर ये हैं, लेकिन इन्हें भी खुश करने के लिए हम अफसर कह देंगे, ऑफिसर्स। ये कौन से हैं? ये है जी एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और सबसे जूनियर कमिश्नर का नाम क्या है? जूनियर कमिश्नर नहीं, जो जूनियर कमिश्नर नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर। तो ये जी हायरार्की है, हाईएस्ट अथॉरिटीज, फिर ये 7 चीजें याद कर लिया करें, चीफ कमिश्नर, फिर कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर और फिर ये। वैसे तरतीब को याद करनी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन 1-2 जगह पे ये थ्योरी में यूज़ होगी, जिस वजह से बता रहा हूँ। ये जो कमिश्नर अपील्स है ना,
ये कोई जज साहब हैं, अगर कोई फटाफटा हो जाए तो, इसलिए अपील्स का चैप्टर अलग से होगा, उसमें हम पढ़ेंगे, इसलिए इसको मैंने स्किप कर दिया। रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम भाईजान पाकिस्तान में किस किसने जमा करवानी है, ये मैंने आपको बता दिया, जरा पढ़ लें एक दफा। रिटर्न ऑफ इनकम किस किसने जमा करवानी है? द फॉलोइंग पर्संस आर रिक्वायर्ड टू फर्निश, इन लोगों ने पाकिस्तान में रिटर्न जमा करवानी है। नंबर 1, एवरी कंपनी, एवरी पर्सन अदर देन कंपनी। ये कौन लोग होंगे? हाँ, इंडिविजुअल्स और एओपी। लिख लिया? देखें साथ वाले ने बड़ा कमाल कर दिया यार, 700 चैप्टर 15 इसने याद करना है, जबरदस्त होगी। एवरी पर्सन अदर देन कंपनी मींस इंडिविजुअल और हु सालाना इनकम एक्सीड ₹4 लाख। अगर एक बंदा कहता है मैं पापड़ बेचता हूं और मैं 3 लाख कमाता हूं पापड़ बेच के, तो इसने हुकूमत के एफबीआर के दफ्तर का मुंह नहीं करना। डन। नॉन प्रॉफिट इदारे ने भी क्या जमा करवानी है? रिटर्न जमा करवानी है। ये क्या है? एवरी पर्सन हुज इनकम फॉर द ईयर इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम जिसकी इनकम फाइनल टैक्स बन जाती है, उसने 15% टैक्स भी जमा करवाने है और हुकूमत को एक सफा भी जमा करवाने कि मैंने डिविडेंड कमाया है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग और समझने वाला पॉइंट है ये, पॉइंट नंबर 1। जी बिल्कुल। 2010 में एक बंदे ने 9 लाख कमाया। मुझे बताएं, ये बंदा जिसकी इनकम 9 लाख है, ये बंदा टैक्स जमा कराएगा? सारी बात है, 4 लाख से ज़्यादा है, और एक सफ़ा जमा करवाएगा हुकूमत को कि मैंने इतनी इनकम कमाई और उसकी डिटेल इतनी है, कैपिटल गेनिंग इतनी है, बिजनेस इतनी है, जमा कराएगा। 2011 में इसी बंदे ने 12 लाख कमाया, टैक्स जमा करवाएगा? रिटर्न जमा करवाएगा? 2012 में इस बंदे ने 3.8 लाख कमाया, बेचारे ने कम कमाया, 4 लाख से कम कमाया, टैक्स जमा करवाएगा? लेकिन हुकूमत कहती है एक सफ़ा जमा आके करा दो। देखने में तो आपको लग रहा है 4 लाख से कम कमाया, सफ़ा जमा नहीं कराना। समझ नहीं है बात? देखने में लग रहा है 4 लाख से कम कमाया, सफ़ा जमा नहीं कराना, लेकिन मैं और बात करने लगा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये सफ़ा जमा कराए, क्योंकि हुकूमत इंतजार में बैठी होगी ना। पिछले साल 12 लाख जमा करा के 12 लाख कमाया था, तो इस साल पता नहीं कितना कमाया होगा। तो हुकूमत को बताएं यार मेरे हालात माड़े हो गए हैं, मैं टैक्स जमा नहीं करा रहा, लेकिन मैं कांगड़ी पहलवानों में रिटर्न जमा करवा रहा हूँ। अब 2013 में बेचारे ने 3.7 लाख कमाया, टैक्स जमा करवाएगा? लेकिन हुकूमत को बता दे यार बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं और मैं रिटर्न जमा करा देता हूँ। रिटर्न क्या होगी? एक सफ़ा होगा जिस पे लिखा होगा मैंने 3.7 लाख कमाया, लेकिन मैं टैक्स जमा इसलिए नहीं करा रहा कि मेरी इनकम साल की 4 लाख से कम है। 2014 में इसने 3.2 लाख कमाया, टैक्स जमा करवाएगा? हुकूमत ने कहा सफ़ा ना लेके आया कर, ना आया कर, 4 साल सफ़ा लेके आया होता है, पता नहीं क्या तूने। अब असूल सुन लें, क्या है असूल? ये है जो 2 साल में से किसी भी साल टैक्स जमा करा दे, तो पिछले 2 साल, जो पिछले 2 साल में से किसी भी साल टैक्स जमा करा दे, तो अब इस साल आके रिटर्न भी जमा करवाए। समझिएगा जरा, इधर मैं खड़ा हूं, 2012 मैंने छुपा दिया, 12 में 3.8 लाख कमाया, इस बात को छोड़ें। मुझे बताएं, मैं 2012 में खड़ा हूं, पिछले 2 साल में से किसी भी एक साल या दोनों साल में मैंने टैक्स जमा करवा दिया? अब चाहे इस साल टैक्स जमा नहीं भी करवाना तो रिटर्न जमा करवाएं। अब मैं 2013 में खड़ा हूं, माना कि मैंने इस साल टैक्स जमा नहीं कराना, लेकिन मुझे बताएं पिछले 2 साल में से किसी एक भी साल मैंने टैक्स जमा करा दिया, तो इसलिए हुकूमत शायद मेरे इंतजार में बैठी हो, तो जाएं और जाके रिटर्न जमा करवाएं। इधर खड़े हो, पिछले 2 साल में से किसी एक साल भी टैक्स जमा करवाया? किसी एक साल भी टैक्स जमा नहीं करवाया, तो अब आप हुकूमत को भी भूल जाएं कि आपका इंतजार करी होगी, अब आप जाके रिटर्न भी जमा
तो जो बंदा पिछले 2 साल में से किसी एक साल भी क्या जमा कराए तो उस साल उसे रिटर्न जमा करवाना जरूरी है। नोट कर लें। ये कौन सा पॉइंट है? ना 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 पुत्र, ये मैं बताऊंगा कौन सा पॉइंट है। ये सेक्शन 114 में 1 के बी का 1 है, वही वाला पॉइंट है ना। और इसका पूरा तरीका सुने आज जरा, सारे चेहरे ऊपर रखें, चेहरा शरीफ आज ऊपर रखें। सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 114 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ऑफ पाकिस्तान ऑफ वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्स। चांद से तो कोई नहीं आया हुआ, फिर सादा कर लेते हैं। सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 114। इतना सा काफी था वैसे, बाकी चाहे आप नोट कर लें। जो बंदा पिछले 2 साल में से किसी एक साल भी टैक्स जमा कराए तो फिर इस साल आके रिटर्न जमा करवाए। कल तक कर लेंगे नोट, मेहरबानी। किताबें नई ले ली हैं या अभी पुरानी हैं? नई ले लें, ऐसा ना हो कि मुझे नई बांटनी पड़े। मुस्कुराहट आई है कुछ लोगों के चेहरे पे उधर। और कुछ? आपको पूरा लैपटॉप ही साथ ना दे दूं पीडीएफ के? अच्छा ठीक है, प्रिंसिपल साहब से बात कर लो इस बारे में। प्रिंसिपल साहब से बात कर लो, पूछ लो उनसे कि वो बुकें पीडीएफ में देनी है उन्होंने बच्चों को या नहीं। अच्छा जी, आप मुझे सवाल का जवाब दे दें। पिछले 2 साल में से किसी एक साल भी टैक्स जमा कराया तो रिटर्न जमा कराए। पिछले 2 साल में से किसी एक साल भी टैक्स जमा कराया, आप इधर ना देखा करें। पिछले 2 साल में से किसी एक साल भी टैक्स जमा कराया तो क्या करे? रिटर्न जमा करवाए, रिटर्न जमा करवाए, सही बोला करें। पिछले 2 साल में से किसी एक साल भी टैक्स जमा करवाया, अब ना है वो, ना है। अब आप रिटर्न भी जमा ना करवाओ। ओके। अ पर्सन हु हैज बीन चार्ज्ड, हैज बीन चार्ज्ड को अगर मैं पेड लिखूं तो आप पढ़ें जरा, बीन चार्ज को अंडरलाइन करके जरा पेड लिखें। आप पढ़ें, कितना आसान फिक्रा बन गया। अ पर्सन हु हैज पेड टैक्स बीन चार्ज टू को अंडरलाइन करके पेड। अ पर्सन हु हैज पेड टैक्स इन एनी ऑफ द 2 पिछला साल। अ पर्सन, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, इसकी जगह जरा पेड का लफ्ज पढ़े तो इंग्लिश आसान लगेगी। अ पर्सन हु हैज पेड टैक्स इन एनी ऑफ द 2 पिछला साल। अच्छा जी, सिक्योरिटीज का लॉस कितना आया था? 35,000। ये लॉस का आपने दावा किया था कि मेरा लॉस 35,000 है। अगर आप इसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप एक सफे पे लग के हुकूमत को बता दें। जो बंदा अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, और हर बंदा पसंद करता है मैं अपना लॉस क्या करूं, कैरी फॉरवर्ड करूं, ताकि फ्यूचर में मुझे फायदा मिले, तो भी आपको क्या जमा करवाना पड़ेगा? रिटर्न। कभी आपको म्यूनिसिपल के इलाकों में गए हैं? कभी देखा म्यूनिसिपल लिमिट्स लिखा हुआ है या म्यूनिसिपल के इलाके में गए हैं? 1-2 बंदों ने हाथ खड़ा किया। कभी कंटोनमेंट के इलाके का नाम सुने? कंटोनमेंट के इलाके, ये तरह ज्यादा लोगों ने सुना होगा। अब तीसरे फिर सारे हाथ खड़ा कर दीजिएगा जो हाथ नहीं भी खड़ा करते। इस्लामाबाद गए हैं कभी? तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, जाना जरूरी नहीं, पता होना जरूरी है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। म्यूनिसिपल लिमिट्स में, कंटोनमेंट में या इस्लामाबाद में। मैं नहीं कह रहा चांद पे, सूरज पे या मार्स पे आपका फ्लैट है। मैं लंदन के फ्लैट्स की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं म्यूनिसिपल लिमिट्स में, कंटोनमेंट में और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में। इन 3 जगहों पर अगर आपका क्या है, फ्लैट या आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? लैंड, बिल्डिंग। और फ्लैट क्या होता है? फ्लैट यानी कि 50 फ्लोर हैं, उसमें से 48वें फ्लोर पे आप हैं और उस पे आपने एक फ्लैट लिया हुआ है। तो फ्लैट तो पूरी बिल्डिंग जो 50 मंजिला हमारा था उसमें से कोई एक आपने बाय किया होगा।
अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में 500 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर यार्ड बनती है तकरीबन 16 मरले, क्योंकि आपने मरलों में सुना होगा, तकरीबन 16 मरले बनता है, जिसकी इन 3 इलाकों में, पता नहीं कौन से इलाके हों, म्युनिसिपल लिमिट्स, कंटोनमेंट होंगे कोई इलाके पाकिस्तान में, अगर इन 3 इलाकों में, आमतौर पे हुकूमत के बंदों को घर मिले होते हैं इन इलाकों में, अगर आपकी इन इलाकों में क्या क्या है, नंबर 1 या इमूवेबल प्रॉपर्टी या आपका फ्लैट। इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी हो, कम से कम 16.5 मरले शायद ये बनता है, कम से कम 16.5 मरले होनी चाहिए। छोटे बड़े क्यों लिख रहे हैं, 500 स्क्वायर यार्ड पेपर पे लिखना है, तो कम से कम 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा हो, या आपका फ्लैट हो इन 3 इलाकों में। लेकिन फ्लैट कितना हो, 5 स्क्वायर यार्ड का, 10 स्क्वायर यार्ड का, 100 स्क्वायर यार्ड का या 200 का, नहीं लिखा हुआ। चाहे 1 स्क्वायर यार्ड का हो, उसमें तो वैसे आप रह नहीं सकेंगे, थोड़ा ज्यादा ही होगा फ्लैट, तो चाहे एक लॉ की अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो 1 स्क्वायर यार्ड का भी अगर आपका फ्लैट है तो आप पे ये पॉइंट लगेगा। आपने क्या हुकूमत को जमा करवानी है, रिटर्न जमा करवानी है। अच्छा, आखिरी बात मुझे बता दें, फिर मैं क्लास क्लोज कर रहा हूं। ये भी वही लिखा हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी, 500 स्क्वायर यार्ड और मोर लिखा हुआ है, ये भी वही लिखा हुआ है फ्लैट, लेकिन 200 स्क्वायर फीट लिखा हुआ है। ये तकरीबन 6-7 मरले बनते हैं, स्क्वायर यार्ड नहीं, स्क्वायर फीट, फीट को यार्ड बनाया, यार्ड को फीट बनाया, पंगा हो जाएगा पेपर में, तो ये स्क्वायर फीट लिखा हुआ है। लेकिन ये चीजें क्या हैं, क्या हो आपके पास, कहां पे ये चीजें हो, रेटिंग एरिया, म्युनिसिपल लिमिट का लफ्ज़ आपने सुना हुआ था, हाथ भी खड़ा किया एक बच्चे ने, कंटोनमेंट पे 10-12 हाथ खड़े हुए थे, इस्लामाबाद पे सारे हाथ खड़े हुए थे, रेटिंग एरिया पे एक माई का लाल भी ऐसा नहीं है क्लास में जो हाथ खड़ा करे, मुझे पता है, तुझे पता है, हाँ। अच्छा, तो रेटिंग एरिया पे किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, क्योंकि रेटिंग एरियाज का आपको नहीं पता। रेटिंग एरियाज क्या है, रेटिंग एरियाज हर शहर में जो महंगे महंगे इलाके हैं, जैसे डिफेंस है, गार्डन टाउन है, गुलबर्ग है, डीएचए है, तो रेटिंग एरियाज हर शहर के महंगे इलाके, बस इतनी सी बात लिखनी है, लिख लें, आपके स्कोप में नहीं है। एक लफ्ज याद रखना है, रेटिंग। रेटिंग मींस कि उस एरिया की रेटिंग बड़ी ज्यादा है, 5 स्टार में से लोग 4.5 स्टार 5 स्टार दे रहे हैं, इलाका इतना खूबसूरत है। अगर रेटिंग एरिया में आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वही 500 स्क्वायर यार्ड और मोर वाली, या रेटिंग एरिया में आपका फ्लैट है, लेकिन इधर फ्लैट की लिमिट है कम से कम कितना हो, तो आपने हुकूमत को क्या जमा करवानी है, रिटर्न जमा करवानी है। ओवर।